हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम यूजीसी नेट एग्ज़ाम के अंदर जब व्यक्ति जो भी स्टूडेंट हैं वो तैयारी करते हैं, तो तैयारी के दौरान वो कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनका जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है, उसके अंदर या तो उनका ना तो पीएचडी क्लियर हो रहा है, ना असिस्टेंट प्रोफेसर वाला लेवल क्लियर हो पा रहा है, ना ही उनका जीआरएफ हो पा रहा है, ठीक है। तो मैंने भी जैसे थर्ड अटेम्प्ट के अंदर जीआरएफ प्राप्त किया था। इससे पहले मेरे हर बार बस असिस्टेंट प्रोफेसर वाला लेवल ही क्लियर हो पाता था, ठीक है। तो एज ए स्टूडेंट मैंने भी अपनी तैयारी के दौरान शायद मुझे लगता है कुछ गलतियां मैं कर रहा था, ठीक है। तो उन गलतियों को मैंने सोचा कि मैं एक पूरा लिस्ट बनाता हूँ और उसके ऊपर एक वीडियो लेकर आता हूँ, ठीक है। तो वो वीडियो से शायद कुछ बच्चे जो अभी अपनी शुरुआती दौर पर है, तैयारी की शुरुआती स्टेज पर हैं, या फिर जिनका अभी भी कुछ नंबरों से जीआरएफ रह जा रहा है, तो उनके लिए मैंने सोचा कि मैं वीडियो लेकर आता हूँ। और मैंने इसके अंदर उन 10 गलतियों को मतलब फाइंड आउट किया है जो मेरे हिसाब से हर विद्यार्थी अपना शुरुआती जो दौर है उनका तैयारी का, ठीक है, या फिर कोई होगा जो 4-5 बार वो लोग एग्जाम दे चुके हैं और हर बार उनका 10-15 मार्क्स से जीआरएफ रुक जा रहा है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। और देखिए, गलतियों को मतलब फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आप आपकी प्रिपरेशन कर रहे हो, आप इतना टाइम दे रहे हो, उसके बाद भी कुछ अगर रिजल्ट नहीं दिख रहा है तो पक्का कुछ तो दिक्कत हो रही होगी, कहीं ना कहीं आप कुछ मिस्टेक्स कर रहे हो, ठीक है। इसकी वजह से आपकी जो गाड़ी है, ठीक है, आपकी जो एग्ज़ाम है वो मतलब क्लियर नहीं हो पा रहा है, ठीक है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो उन गलतियों को फाइंड आउट करना, फिर उनका कुछ ना कुछ उन पे काम करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। नहीं तो आप कितना भी करते रहो, क्या पता आप जो जैसे अभी जिन भी बच्चों का इस बार जीआरएफ हो गया है, चलो वो तो आगे निकल गया, पर जिनका कुछ नंबरों से जीआरएफ रह गया है तो अभी वो अब सोचेंगे कि चलो अभी जो जून में वापस से 2026 का एग्ज़ाम होने वाला है यूजीसी नेट का, तो उसमें तैयारी करेंगे। अब वो तैयारी के अंदर कुछ बदलाव नहीं करने वाले हैं, ठीक है। मतलब मैं कह रहा हूँ, अगर उन्होंने अपनी गलतियों को फाइंड आउट नहीं किया है तो पक्का वो उसी तरीके से तैयारी करने वाले जिस तरह से वो पीछे कर रहे थे। तो फिर से वो आकर वही स्टेज पे आके खड़े हो जाएंगे कि वापस से उनका कुछ नंबरों से पीएचडी ओनली रह गया, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर रह गया उनका, या फिर जीआरएफ रह गया। तो उन गलतियों को मैंने फाइंड आउट किया है, और आपको अगर लगे कि हाँ आप ये गलतियाँ कर रहे हैं, तो मैंने उन गलतियों को किस तरह से सुधारना चाहिए उसके ऊपर भी कुछ डिस्कशन किया है ना। मैंने उन गलतियों को खुद भी सुधारा था, तो उसकी वजह से मुझे परिणाम भी मिला था, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो गलती है जो मैंने की थी अपने शुरुआती दौर पर, कि पीवाईक्यू जो होते हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम के, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनका एनालिसिस नहीं किया था, ठीक है। देखो, पीवाईक्यू प्रैक्टिस मेरे हिसाब से हर कोई करता है, जो भी बच्चे हैं, जो अभी स्टूडेंट्स हैं मुझे देख रहे हैं, वो पक्का ये मतलब उनका होगा कि उन्होंने पीवाईक्यू प्रैक्टिस की होगी, ठीक है। पुराने प्रश्न पत्रों को देखना, पुराने क्वेश्चन को देखना हर कोई करता है, पर ये चीज़ मैंने भी की थी। पर मेरे हिसाब से एक चीज़ इसके अंदर हम ये करना भूल जाते हैं कि थोड़ा ढंग से विश्लेषण नहीं करते हैं, हम एनालिसिस नहीं करते हैं। अब इस एनालिसिस के अंदर क्या चीज़ है मैं बोलना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ कहना ये चाह रहा हूँ कि हम जब कोई भी मतलब ईयर के क्वेश्चन को, यूजी नेट के जो भी सब्जेक्ट हैं आपके, आप जब उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हो, जब आप उन्हें देख रहे हो, तो आपको एक इस तरह से एनालिसिस करना है कि आपको पता चलना चाहिए कि वो जो पेपर आया है ना, 2020 का हो, 21 का हो, 22 का हो, ठीक है, उसके अंदर आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो आप पहले तो ये फाइंड आउट करो कि ये किस यूनिट के क्वेश्चन आए हैं। फिर उस यूनिट के अंदर वो किस तरीके के, नेचर ऑफ क्वेश्चन किस तरह का है, ठीक है। क्या वो उस यूनिट से जो क्वेश्चन आया है वो ज़्यादा फैक्चुअल आ रहा है, या फिर कॉन्सेप्चुअल आ रहा है, ये आपको थोड़ा सा फाइंड आउट करना आना चाहिए। इससे होता क्या है कि आप जब फिर उस यूनिट को तैयार करने जाओगे, तो आपको याद आ जाएगा कि इस यूनिट से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पुराने साल में, वो ज़्यादा फैक्ट बेस्ड ज़्यादा हैं, ठीक है। जैसे मैंने हिंदी साहित्य के अंदर जीआरएफ क्लियर किया है, तो हमारे हिंदी साहित्य के अंदर है ना, पाश्चात्य शास्त्र जो यूनिट है ना, उसके अंदर से जो क्वेश्चन आते थे, जो मतलब जो थोड़े पुराने ईयर्स में,
वो थोड़े ऐसे होते थे कि ये किताब किसने लिखी है, मतलब लेखक की किताब क्या है, इस तरह के फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आया करते थे पिछले सालों में। पर अभी ट्रेंड एक नया ये आया है हमारे उसमें कि ये जो जितने भी पाश्चात्य काव्य शास्त्र के जो कवि थे या फिर लेखक थे, जो भी लोग थे, वो लोगों ने जो सिद्धांत दिए हैं, उनके सिद्धांत पे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आने लगे। मतलब जब तक आपको उनके सिद्धांत की जो भी हाँ, मतलब मैसेज है या फिर वो सिद्धांत में जो समझाना चाहते थे, अगर वो आपको नहीं आता है, अगर आपने वो नहीं समझा है, तो आप वो क्वेश्चन को हल ही नहीं कर पाओगे। जैसे इस बार जो क्वेश्चन आए थे, वो उसी तरीके के क्वेश्चन थे। हमारा इस बार का हिंदी साहित्य का पेपर बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा खासा लेवल का आया था। तो आपको जब क्वेश्चन पेपर जो पुराने साल के देखने हैं, उनमें आपको एनालिसिस यही करना है कि नेचर ऑफ क्वेश्चन किस तरह का हो रहा है। मान लो 2023 में जो मतलब पेपर सेटर आए थे, ठीक है, आपके जो भी आपका सब्जेक्ट हो, उसका पेपर का नेचर कैसा है, उसके अंदर जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो किस तरीके के आ रहे हैं, ज़्यादा फैक्चुअल हो रहा है, ठीक है, तो ये आपको पता चलना चाहिए, क्योंकि ये अंतर हमें ये भी दिखाता है जब आप इस तरह से एनालिसिस करोगे ना, कि यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम हो रहा है, और आप जैसे अगर अलग-अलग स्टेट से होंगे तो हर स्टेट अपने आप में खुद भी ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो करवाते हैं। तो पता है उसमें भी हमें दिख जाएगा कि ये लोग किस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं। वहाँ बहुत ज़्यादा फैक्ट बेस्ड रहता है। हमारा यूजीसी नेट तब भी थोड़ा कॉन्सेप्चुअल लेवल पे चीज़ें पूछता है। तो पीवाईक्यू आपको जब आप करते हो, है ना, प्रैक्टिस करते हो, जो भी चीज़ करते हो, तो आपको उसमें एनालिसिस भी करना है। और एक चीज़ अगर आप कर सकते हो तो वो एक इसमें प्लस पॉइंट ये भी ऐड करना कि पीवाईक्यू जब आप एनालिसिस कर रहे हो ना, तो आप आपकी जो नोट्स बनाते हो उसमें इस पीवाईक्यू के अंदर जो फैक्ट आ रहे हैं, चीज़ें आ रही हैं, उसको आप आपके नोट्स में ऐड करो। मैंने ये चीज़ ऐड की थी और इसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था कि अगर उसके अंदर आपको कोई बुक्स या फिर कोई कॉन्सेप्ट मिल रहा है, कोई कोई भी अच्छी सी चीज़ मिल रही है ना, जो लग रहा है कि इसका क्वेश्चन बन सकता है और रिपीट हो सकता है, तो उस डेटा को आप आपके नोट्स में ज़रूर ऐड करो और हो सके उसका बहुत ज़्यादा रिवीजन भी करो। बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इस चीज़ का, ठीक है? तो ये वाला एक मेन गलती आपको मतलब नहीं करनी है कि आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस तो कर रहे हो या फिर जो भी कर रहे हो, पर उसका एनालिसिस नहीं कर रहे हो। एनालिसिस किस ढंग से करना चाहिए ये भी मैंने आपको बता दिया। ये चीज़ आप ज़रूर ऐड करना, ठीक है? अब नेक्स्ट, तो जो दूसरी गलती जो मैं कर रहा था वो है पीवाईक्यू प्रैक्टिस और क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। ज़्यादातर बच्चे करते हैं जो जिनका अगर जीआरएफ उनका मतलब उनको चाहिए जीआरएफ, तो वो पीवाईक्यू प्रैक्टिस और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते ही करते हैं। पर सच में जिन लोगों का अगर जीआरएफ रुक रहा है ना, तो मैं एक यही कहूँगा कि आप लोग अभी भी और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो कर नहीं रहे हो। और मेरे हिसाब से एक यहाँ पर दिक्कत ये भी है कि मार्केट में यूजीसी नेट जिस तरह से क्वेश्चन पूछता है उस लेवल की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। आप मतलब आपको मिलेगी नहीं कि आप इस तरह की मतलब अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो तो आपका क्लियर हो जाएगा, इस तरह का मार्केट में है नहीं। मैंने भी एक दो जगह कुछ ज्वाइन की थी तो मुझे उनका लेवल बहुत ज़्यादा कम लगा था। हमारा यूजीसी नेट की लेवल की टेस्ट सीरीज नहीं थी, अगर होती भी है तो पता नहीं इतना हार्ड बना देते कि उतना कभी पूछा भी नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ये अपने आप में एक प्रॉब्लम है और इसका मतलब मैंने एक समाधान मतलब मेरे तरीके से यही निकला था कि मैं पहले तो यही कर रहा था कि जो यूजीसी नेट ने जब जब से वो मतलब अपना एग्ज़ाम कराती थी, ठीक है, तब से लेके अभी तक का अगर कोई भी पब्लिकेशन है, उसने अगर उसका कंबाइंड करके कोई बुक बनाई है, जैसे यूथ पब्लिकेशन है, उसने इस तरह की बहुत बुक्स बनाई है हर सब्जेक्ट की। तो इन लोगों के मैं ट्राई करता था कि हर क्वेश्चन जो हर पेपर दिए हुए हैं, उनको मैं ढंग से सॉल्व करता था, ढंग से। और जैसे मैंने अपना प्रिपेयर कर लिया है, तो मैं भाई 2018 का पेपर है और उसमें मैं एज ए एग्ज़ाम मोड के रूप में मैं देने बैठता था, ठीक है। और एक चीज़ और है इसके अंदर, बहुत सारे अभी कुछ एजुकेटर हैं, उन लोगों ने अपनी वेबसाइट्स पे या फिर अपने जो एप्लीकेशन है वहाँ पर ऐसा फीचर लेकर आए हैं वो लोग के पुराने साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं यूजीसी नेट के, चाहे वो पेपर 1 हो पेपर 2 हो, आपका जो भी सब्जेक्ट हो,
उसके ये लोगों ने पीवाईक्यू को एज़ अ टेस्ट सीरीज़ के रूप में कन्वर्ट किया है, जो कि एक अच्छा चीज़ है। तो वो भी प्रैक्टिस करने से आपको फ़ायदा हो सकता है। आप एक एग्ज़ाम मोड में पेपर दे पाते हो और आपकी पीवाईक्यू भी प्रैक्टिस हो जाते हैं। मतलब ये जो दूसरी गलती है मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत से बच्चे बस पढ़ते रह जाते हैं। सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, आपको एंड में क्वेश्चनों से मिलना है। तो आप जब तक क्वेश्चनों की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपका मतलब आप जो भी लेवल क्लियर कर रहे हो उससे आगे का लेवल आपका क्लियर नहीं हो पाएगा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, उसमें भी पीवाईक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस किए आपको एग्ज़ाम हॉल में नहीं जाना है। कम से कम आपने 1 महीने ढंग से क्वेश्चन प्रैक्टिस की हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम नॉर्मल भी अगर कोई मैच होती है ना, तो वो व्यक्ति उससे पहले प्रैक्टिस करके आता है। तो हमारी ये जो एग्ज़ाम वाली मैच है इसके अंदर हमें ध्यान रखना है कि आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाओ अच्छे से, ठीक है? तीसरी गलती जो ज़्यादातर बच्चे करते हैं और मेरे से भी हुई थी ये, पहले अटेम्प्ट में शायद मैंने इस तरह की गलती की थी, ठीक है? उसमें हम करते क्या हैं कि हम मल्टीपल जो बुक्स होती हैं उनको सोर्स बना लेते हैं अपना, ठीक है, पढ़ने का, और टीचर्स को भी। मतलब हमें जो पढ़ना है, हमें जिन किताबों से पढ़ना है, हमें जिन टीचरों से पढ़ना है, हम जो भी 6 महीने का गैप हमें मिलता है एग्ज़ाम के बाद, जैसे अभी दिसंबर का हो गया तो अब जून के लिए हमारे पास 3-4 महीने हैं, ठीक है। तो हम इस बीच में पता नहीं कितनी नई बुक्स ऑर्डर करते हैं, ठीक है? पता नहीं कितनी पीडीएफ्स डाउनलोड करते हैं, पता नहीं कहाँ-कहाँ से किसी की नोट्स डाउनलोड करते हैं, परचेज़ करते हैं, है ना? यूट्यूब पे कोई नया टीचर आता है उसे फॉलो करना, उसके वीडियोज़ देखना, ठीक है? मार्केट में कोई नया कोर्स लॉन्च हुआ है उसको जॉइन कर लेना, पता नहीं हम बथेरी चीज़ें करते रहते हैं। तो ये मल्टीपल स्विच जो हम करते रहते हैं ना कि भाई ये नहीं अब ये सही कर रहा है, ये नहीं वो सही कर रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा मतलब आपकी तैयारी के अंदर रुकावट पैदा करता है। आप अगर इस तरह से स्विच करते रहोगे तो सच में बहुत टाइम लग जाएगा आपको। आपको स्टिक रहना है। जैसे मैंने जब अपनी तैयारी मैं कर रहा था तो मैंने अपनी तरफ से डिसाइड कर लिया था कि भाई हाँ, मैं अगर तैयारी करूँगा तो मेरी ये बुक्स के सोर्स रहेंगे, ठीक है? इसके अलावा मैं इसके बाद किसी और अन्य सोर्स पे नहीं जाने वाला। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने अ जैसे अभी मेरा हिंदी सब्जेक्ट था तो मेरे को मेरा हिंदी व्याकरण को लेके क्वेश्चन आते रहते थे, ठीक है? मतलब प्रैक्टिस करने पड़ते हैं उसमें, तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि ये जो मेरे पास बुक है, इसमें जो क्वेश्चंस दिए हैं मैं इन्हीं को प्रैक्टिस करूँगा, इनके अलावा और कहीं नहीं जाऊँगा। और हाँ, पीवाईक्यू प्रैक्टिस के लिए जो अलग मैंने बुक्स खरीदी थी, यूथ पब्लिकेशन की, उसमें से प्रैक्टिस करूँगा बस। इसके अलावा किसी और भी सोर्स को मैं ना अपनी तैयारी में ऐड नहीं करने वाला। मैं पहले इन्हीं में से करूँगा, अगर मुझे लगेगा जब 2-3-4 बार मैं जब जब दे लूँगा एग्ज़ाम और फिर मुझे लगेगा कि नहीं अभी इससे सफिशिएंट नहीं हो रहा है, तब मैं किसी और सोर्स की तरफ जाऊँगा। तो आपको आपका सोर्स एक रखना है, ठीक है? फिर ऐसे ही मैंने ये जो अपनी दृष्टि आईएएस की बुक आती है, अगर कोई हिंदी मीडियम का मतलब हिंदी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहा होगा तो उसको पता होगा ये हिंदी साहित्य के लिए दृष्टि पब्लिकेशन की भी ठीक बुक है। मतलब ये बहुत इतनी बढ़िया भी नहीं है, मैं इसको सजेस्ट नहीं करूँगा, पर ठीक है। अगर कोई व्यक्ति किसी भरोसेमंद किताब को अगर ढूँढना चाह रहा हो तो उसमें ये बुक को ऐड कर सकता है, हिंदी सब्जेक्ट के लिए। तो आपको सोर्स एक रखना है ना? मैंने जैसे टीचर्स की बात करूँ तो मैंने मेरे हिंदी सब्जेक्ट के लिए मैंने किसी टीचर को कभी फॉलो नहीं किया। किसी को भी मतलब किसी से पढ़ना ये सब नहीं किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि इस एग्ज़ाम के लिए अगर कोई व्यक्ति ठीक-ठाक बैकग्राउंड से आ रहा है पढ़ने में, ठीक-ठाक है, तो उसे कोई ज़रूरत नहीं है। आप बीए, एमए, ठीक है, कर चुके हो और फिर इतने साल पढ़ चुके हो तो आपको जस्ट एक एलिजिबिलिटी टेस्ट देना है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो आपके सब्जेक्ट को आपको अब खुद से पढ़ना आ जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, कुछ जगहों पर अगर आपको दिक्कत आ रही है तब आप कोई अगर अच्छा टीचर हो तो उसे ज़रूर फॉलो करो। और मैंने भी ऐसे मेरे पेपर 1 के लिए मैंने फॉलो किए थे सर टीचर्स, है ना, जो अच्छे थे, ठीक है? तो उन्हें उन तक ही स्टिक रहना है, उसके अलावा किसी और के पास नहीं जाना है कि और नया टीचर आ गया। तो ये गलती हमें नहीं करना है। आप कर लो, बुक से डिसाइड कर लो,
टीचर से डिसाइड कर लो बस, फिर उन्हें एकदम ये समझ लो कि आप आँख बंद करके बस उन्हें फॉलो करो। 1-2 साल आप जितना भी अगर आप ढंग से फ़ोकस होके उन्हें फॉलो कर लोगे ना, मेरे हिसाब से आपका है ना पहला या दूसरी बार में निकल जाएगा, निकल ही जाना चाहिए। जैसे मेरा 2 बार मैंने दिया तो मुझे हर बार 10-15 मार्क्स से मेरा जीआरएफ रह जा रहा था, ठीक है? थर्ड बार में मेरा जीआरएफ भी हो गया। तो यही चीज़ आपके साथ होगी, बस आपको मल्टीपल स्विच नहीं करना है, इधर से उधर नहीं ज़्यादा जाना है। तो इसका इस गलती को मत दोहराना नहीं है। फिर एक चौथी गलती जो हम करते हैं कि ये तो ज़्यादातर हर बच्चा करता है कि रिवीजन की कमी, ठीक है? आप बहुत पढ़ लेते हो, ये बुक्स पढ़ ली, वो वीडियोस देख लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, इतने सारे रंग-बिरंगे नोट्स बना लिए, ठीक है? पर उसको वापस से है ना रिवाइज़ करना, ठीक है? उनका रिवीजन करना, ये हम भूल जाते हैं और ये एक है ना एक ये हर स्टूडेंट की समस्या है और मेन रिवीजन में हमें दिक्कत क्यों होती है पता है? हम एक तो उसको इतना पढ़ चुके हैं, प्लस अगर किसी व्यक्ति ने 3-4 अटेम्प्ट दे दिए ना तब उसको रिवीजन करना तो और बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। क्योंकि किसी चीज़ को वापस से रिपीट करना मतलब अपने आप में वो एक बोरिंग प्रोसेस होती है। तो हमारा जो माइंड है वो बोरिंग चीज़ों को उतना ज़्यादा करने के लिए आतुर नहीं हो पाता है, ठीक है? रेडी नहीं होता है। तो रिवीजन एक बहुत ज़्यादा बोरिंग प्रोसेस होता है किसी के लिए भी, मेरे लिए भी रहता था। जैसे हमारे हिंदी में हमें उपन्यास कहानियाँ पढ़नी पड़ती थी, तो अब मान लो मेरे को कोई पूरा उपन्यास है वो रिवाइज करना है तो मुझे पूरा का पूरा वो या फिर वो उसकी नोट्स हैं वो पढ़नी पड़ेंगे, तो वही कहानी वही किरदार हैं तो उनको वापस से रिपीट करना अजीब लगता था। ये समझ लो कि किसी मूवी को वापस से 4-5 बार देखना, ठीक है? हमें पता है तो एक बोरिंग फील होता है। तो कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, आपको रिवीजन करना पड़ेगा। बिना रिवीजन के मैं सही बोलता हूँ मेरा अगर थर्ड अटेम्प्ट में हो पाया है इसके पीछे एक कारण ये भी था मैं रिवीजन उतना नहीं कर पा रहा था, ठीक है? पहले तो मेरे को थोड़ा सिलेबस करने में ही थोड़ा-सा टाइम लग गया था, पहले अटेम्प्ट में मेरा सिलेबस उतना नहीं हो पाया था, क्योंकि हिंदी साहित्य का सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है, उसमें बुक्स बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, तो उनको पढ़ने में ज़्यादा टाइम चला गया था। तो रिवीजन करना पड़ेगा आप कैसे भी करो। अगर आप 7 दिन का पढ़ने का शेड्यूल बना रहे हो तो आप उसमें से 3 दिन अगर कुछ न्यू पढ़ने में लगा रहे हो तो 4 दिन आपका जो बचे हैं, ठीक है, वीक के, उसमें आपको रिवीजन पे फोकस करना पड़ेगा। ओके? और सही बोलूँ ना तो आप भले कम पढ़ना, पर जितना पढ़ा है ना उसका रिवीजन बहुत ज़्यादा बार करना है। जैसे यूपीएससी में भी जो बच्चे तैयारी करते हैं यूपीएससी के अंदर तो उसमें ये बोला जाता है कि एक बुक रखो और उस एक बुक को 100 बार पढ़ लेना, तो आपके सिलेक्शन के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो ये भी यही सेम चीज़ आप इस एग्ज़ाम में भी अप्लाई कर सकते हो कि बहुत लिमिटेड कंटेंट रखो, लिमिटेड किताबें रखो, पर उनका जो रिवीजन जो है ना वो इतनी बार रखो कि आप क्रॉस कर दो, रिवीजन की लिमिट क्रॉस कर दो। रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? तो रिवीजन वाली मिस्टेक मत करना, मतलब कि आप रिवीजन नहीं कर रहे हो। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिवीजन करना, चाहे वो पेपर 1 हो आपका, चाहे पेपर 2, आपको रिवीजन पे फोकस बहुत ज़्यादा देना है, ठीक है? फिर एक पांचवा है वो है सेकंड हैंड नोट्स, ठीक है? ये मार्केट में भी एक नया ट्रेंड और आया है कि लोग जो है जैसे कोई व्यक्ति तैयारी कर रहा है वो किसी और के बने हुए नोट्स को खरीदता है और मार्केट में टीचर्स भी आ गए हैं वो हैंडमेड नोट्स बेचते हैं, एकदम सुंदर सुंदर अक्षरों में वो नोट्स बनाते हैं और उन नोट्स को बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है? कुछ लेवल तक अगर आप हेल्प लेना चाहते हो अच्छी बात है, पर पूरा कंप्लीट उनके ऊपर डिपेंड मत हो जाना कभी भी। जब नोट्स आपके हाथों से बने हुए होते हैं ना तो आप वो उसको जब रिवीजन करने भी जाते हो ना तो बहुत जल्दी रिवाइज्ड भी हो जाते हैं वो, बहुत जल्दी अच्छे से आप उनको रिवाइज कर सकते हो। तो ट्राई करो कि जो सेकंड हैंड जो रिटर्न नोट्स होते हैं उनको मत परचेज करना कभी भी और उनको फॉलो भी मत करना, क्योंकि पता है जब आप जैसे नोट्स बनाते हो ना तो आप आपके माइंड के हिसाब से सोचते हुए वो नोट्स तैयार करते हो, तो वो जो नोट्स तैयार की होगी जिस भी टीचर ने जिस भी स्टूडेंट ने तैयार की होगी तो सोच के देखो वो नोट्स उस व्यक्ति के माइंड के हिसाब से डिज़ाइन होंगी ना, वो आपके माइंड के हिसाब से तो ना डिज़ाइन होंगी, उस व्यक्ति ने अपने हिसाब से ट्रिक्स लगाई होंगी। तो आपको आपकी नोट्स खुद बनानी है। जैसे मैं मेरी नोट्स दिखाता हूँ आपको। ये जो
जैसे ये रही कुछ नोट्स, ये रही, अगर आपको दिखाई दे रही हो इसके अंदर, तो ये मैंने अपने हाथों से खुद नोट्स बनाए थे और इनका मुझे इतना फ़ायदा हुआ है, ठीक है। ये जैसे ये मेरी यूपीएससी की नोट्स है, मेरा है यूपीएससी में हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल था, तो ये तो वैसे यूपीएससी की नोट्स हैं, वो भी मैंने अपने एज ए रेफरेंस यूज़ की थी। और भी नोट्स रखी हैं, जैसे हिंदी साहित्य के जो बच्चे होंगे उनको पता चल रहा होगा, ये मेरा ये जो नोट्स हैं, शायद अगर दिख रहा हो, बहुत छोटा छोटा लिखा है मैंने। तो इसके अंदर मैंने ना ये 2 पेज के अंदर पूरा जो हमारा गोदान उपन्यास है, उसको मैंने फिनिश कर दिया था, ठीक है। पूरा का पूरा उसके अंदर जो कितने मतलब सीन हैं, 36 सीन आते हैं, ठीक है। उसके अंदर घटनाएँ आती हैं, तो उनको मैंने इतना अच्छे से मतलब तैयार किया था, पूरा ये रहा नोट्स मेरे। तो मैं जस्ट ये 2 पेज पढ़ लूँ तो मेरा पूरा का पूरा गोदान उपन्यास रिवाइज़ हो जाता था। पूरा का पूरा, और मेरे इस जस्ट 2 पेज से ही मेरा हर बार बहुत क्वेश्चन बनते थे, क्योंकि हर बार नॉर्मली ये रहता है कि अ, गोदान उपन्यास से कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही आता था। तो मैंने पूरा इस तरह से गोदान उपन्यास की नोट्स बनाई थी कि आराम से क्वेश्चन हल हो जाते थे। तो ये किस चीज़ का कमाल है? ये मेरे खुद के हाथों से बने हुए नोट्स का कमाल है। मैंने पूरा उपन्यास एक बार पढ़ा और पढ़ते-पढ़ते ही मैं इसमें नोट्स बनाता जाता था। एक बार की मेहनत है, पर अगर आप आपके मतलब मेहनत के द्वारा जब आपके नोट्स बनाते हो ना, तो वो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। मैंने हर यूनिट के, मेरे हिंदी साहित्य के ज़्यादातर नोट्स मेरे ही हैं। मैंने बहुत कम रेफ़रेंस यूज़ किया है। हाँ, ये जो दृष्टि पब्लिकेशन की बुक ली थी, इसके अंदर कुछ टॉपिक्स को मैंने फ़ॉलो किया था, ठीक है? उसमें मेरी बहुत मदद हुई हुई थी। तो कुछ जगहों पे लेना अच्छा है, पर अगर आपकी पूरी तैयारी ही किसी और के हाथों से हो रही है, तो सच में आप अभी भी जेआरएफ तक कभी नहीं पहुँच पाओगे। जेआरएफ लेने में आपको थोड़ा-सा दिक्कत होगा, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है? कुछ अपवाद हो सकते हैं कि भई उन्होंने किसी और के माध्यम से ये सब तैयारी की और हो गया, वो होते हैं। पर एक एक सही तरीका, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें सबसे सही तरीका ये होता है कि आप खुद के नोट्स के द्वारा चीज़ें कर रहे हो, ठीक है? तो आपको सेकंड हैंड नोट्स नहीं लेनी है कभी भी, आपको खुद के ही नोट्स के बलबूते तैयारी के अंदर आगे बढ़ना है, ओके? फिर एक ये गलती और होती है, एक है मैराथन क्लास, ठीक है? यूट्यूब पर जो है ना एग्ज़ाम के लास्ट टाइम रहता है ना, उस टाइम पर एक क्लासेस की है ना, क्लासेस की बाढ़ आती है, जिसको हम मैराथन क्लास बोलते हैं, ठीक है। ऐसी दौड़ वो होती है कि उसमें ज़्यादातर जो विद्यार्थी होते हैं वो पार्टिसिपेट हो ही जाते हैं, ठीक है, भाग ले ही लेते हैं। और उसमें और हर बच्चे को ये लगता है कि होता है कि 11 घंटे में पूरा पेपर 1 या फिर पेपर 2 फिनिश, ठीक है? या फिर अगर कोई टॉपिक है तो वो 1 घंटे में पूरा टॉपिक फिनिश, इस तरह की क्लासेस चलती हैं। कभी-कभार क्विक रिवीजन के रूप में अगर आप उन्हें देख रहे हो तो ठीक है, पर अगर आप ये सोच रहे हो कि ये मैराथन जो 12 घंटे की ये देखकर मेरा जेआरएफ हो जाएगा, मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर वाला लेवल क्लियर हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि नहीं, नहीं होगा, ठीक है? तुक्के में हो सकता है, पर रियलिटी में उन सब चीज़ों से नहीं होने वाला है। तो आपको इन मैराथन क्लासेस के भरोसे नहीं रहना है। आप एक प्रॉपर तैयारी का शेड्यूल तैयार करो। आपको अगर किसी के लेक्चर के थ्रू पढ़ना है तो प्रॉपर, अगर वो व्यक्ति ने सारे लेक्चर पढ़ाए हैं आपको, है ना, वो सारे टॉपिक पढ़ाए हैं, उसके लेक्चर ढंग से देखो। डीप में थोड़े जो लेक्चर पढ़ाए हैं उन्हें देखो, उसके माध्यम से तैयारी करो। मैराथन क्लास के भरोसे कभी मत रहना, ठीक है? वो जस्ट थोड़ा बहुत ये है कि कुछ बच्चे जो होते हैं जिनको जस्ट पीएचडी ओनली क्लियर करना है, उन लोगों के लिए बनाई जाती हैं और क्विक रिवीजन के रूप में ही होती हैं। कुछ मेन मेन पॉइंट डिस्कस हो जाते हैं और कभी पेपर घूम कर आया, ठीक है। ज़्यादातर इस बार को जो एग्ज़ाम हुए थे तो ज़्यादातर लोगों के जो सब्जेक्ट थे उसमें बहुत अच्छा खासा घुमाया गया था पेपर। हिंदी लिटरेचर का जो था वो बहुत घूमा था पेपर। तो नॉर्मल क्लास के भरोसे आप नहीं रह सकते। मैराथन क्लास ये सब हल्के टाइप के लोगों के लिए होती है, ठीक है। अगर आप जीआरएफ में आना चाहते हो, आप एक रिसर्च स्कॉलर बनना चाहते हो, तो इस तरह की चीज़ों को आपको फॉलो नहीं करना है। एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए आपका तैयारी करने का, ठीक है। तो ये गलती नहीं करना है। फिर एक 7th नंबर की जो गलती है वो ये है कि पेपर 1 को इग्नोर करना। जिन लोगों का जीआरएफ अगर नहीं हो रहा है ना, मैं उनको एक वेल एडवाइस यही दूंगा
कि पेपर 1 को थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम दे दो इस बार, ठीक है? पेपर 2 बहुत कर लिया है आपने, पेपर 2 आपका बहुत पहले टाइम से भी हो रहा होगा क्योंकि वो आपका ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आपका सब्जेक्ट रह चुका है। तो आप, अगर आपको जीआरएफ चाहिए तो आप पेपर 1 को थोड़ा ज़्यादा टाइम देकर उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करके एक बार मतलब भरोसा करके देखो, आपका जीआरएफ आराम से हो जाएगा। क्योंकि मैंने ये किया है, इस बार मैंने जो मेरा जीआरएफ हुआ इसके पीछे पेपर 1 का बहुत बड़ा रोल है। हर बार मेरे 20-25 क्वेश्चन ही सही हो रहे थे, ठीक है? पर इस बार मैंने 30-35 के आसपास क्वेश्चन सही किए हैं और उसकी वजह से ही मेरा जीआरएफ हो पाया है। तो पेपर 1 को लेकर आप को एक तैयारी का पूरा मतलब रोड मैप तैयार करना पड़ेगा, तभी आपका जीआरएफ हो सकेगा। पेपर 1 को लेकर है ना, मैं अपने तरीके से एक अलग वीडियो लेकर आऊँगा, पूरा का पूरा सिलेबस डिकोड करना, कहाँ से पढ़ना चाहिए, किस तरह से पढ़ना चाहिए, इसको लेकर एक पूरा वीडियो मैं बनाऊँगा, ठीक है? तो आप उसको ज़रूर देखना। बाकी मैं यही कहूँगा, इग्नोर मत करो पेपर 1 को, पेपर 1 के बिना आपका जीआरएफ नहीं होगा, ठीक है? आपको उसके अंदर कम से कम 50 से 60% मार्क्स लाने ही पड़ेंगे, ठीक है? तभी आपका जीआरएफ हो पाएगा, तो इसको इग्नोर मत करना। फिर इसके बाद है पेड कोर्सेज, ठीक है? यूजीसी नेट जो एग्ज़ाम है ना, वो सच में एक एंट्रेंस टेस्ट टाइप ही है, ठीक है? आपको कोई परमानेंट प्रोफेसर वो लोग बना नहीं देते हैं। आप एक एलिजिबिलिटी आपको मतलब मिल जाती है, मतलब आप लायक हो जाते हो कि हाँ, ये व्यक्ति के अंदर संभावना है प्रोफेसर बनने की। तो एक नॉर्मल सा ही एग्ज़ाम है, तो इसको लेकर भी मार्केट में एक इंडस्ट्री तैयार हो गई है, हो रही है और आगे चल के और भी हो जाएगी। जो लोग है ना मतलब यूजीसी नेट की तैयारी करवाते हैं, अच्छी बात है, मतलब अगर वो टीचर्स अच्छे हैं तो जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उन्हें एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें गलत तो कुछ है नहीं। बस ये है कि जब कोई इंडस्ट्री तैयार होती है ना तो उसके अंदर गलत लोग भी भाग ले लेते हैं, और वो लोग जो जो है ना मासूम बच्चा है, जो थोड़ा सही बैकग्राउंड से नहीं आता है, उसका नॉलेज भी उतना नहीं है, तो ऐसे बच्चों को ये लोग शिकार बनाते हैं अपना। तो और मैं तो इतना तक कहूँगा, और मैंने जैसे जीआरएफ क्लियर किया है तो मैं हर बार जब भी एग्ज़ाम देने जाता था तो अलग अलग स्टूडेंट से बातचीत होती थी मेरी, कोई कुछ नंबरों से जीआरएफ रह जा रहा है, और मतलब किसी का अगर मतलब अच्छे मार्क्स भी आए हैं, ठीक है? किसी पेपर में वो अच्छा स्कोर कर रहे हैं, तो मुझे मैंने जब मतलब बातचीत करके मुझे जब पता चला तो मैंने यही पाया कि ज़्यादातर बच्चे सच में जो जीआरएफ क्लियर करते भी हैं वो किसी का कोई कोर्स नहीं ज़्यादा लेते हैं। उनकी ज़्यादातर तैयारी जो होती है ना, 90-80% उनकी तैयारी खुद के द्वारा ही होती है, और ये एग्ज़ाम ही इस तरह का है कि इसकी ज़्यादातर तैयारी आपको खुद ही करनी पड़ेगी। कोई टीचर आपको मतलब कोई ऐसा कोर्स बना के नहीं दे सकता है कि ये कोर्स कर लो आप, इसके इस कोर्स के बाद आपका जीआरएफ होना पक्का है, कोई नहीं करेगा, ठीक है? ऐसे कोई कोर्स नहीं हो सकते। तो ये पेड कोर्सेज जो आए हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम को लेकर भी, ये मेरे हिसाब से उतने काम के नहीं है। आप बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद ही किसी कोर्स के अंदर जाना। जैसे पेपर 1 को लेकर जब मुझे इतनी समस्या हो रही थी, तो उसके अंदर कुछ एरियाज़ जो थे जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड था, और डेटा इंटरप्रिटेशन था, और और भी कुछ यूनिट थे, उनको लेकर मुझे समस्या हो रही थी, तो मैं सोच रहा था कि ले लेते हैं किसी का अच्छा सा कोर्स। तो मुझे एक दो टीचर लगे जो सच में हैं, भरोसेमंद थे, और उन लोगों ने भी कोर्स इस तरह से डिज़ाइन किया था कि लग रहा था कि हाँ, ये व्यक्ति सच में लॉजिकली अच्छे से पढ़ाएगा। तो अगर लेना भी ना कोर्स तो पेपर 1 के लिए लेना एक बार मुझे लगता है कि हाँ, चलो लिया जा सकता है। पर पेपर 2 के लिए भी व्यक्ति ले रहा है और पढ़ रहे हैं, फिर उसके लिए उसके बाद जीआरएफ मतलब निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कोई मतलब का नहीं है ज़्यादा, ठीक है? ये बहुत नॉर्मल सा एग्ज़ाम है, पेड कोर्सेज़ के चक्कर में ज़्यादा मत पढ़ना किसी भी। मैं यही एडवाइस दूंगा आपको। आप, एक तो वो लोग सिलेबस को पता नहीं महासागर जैसा बना देते हैं, पता नहीं 100 क्लासेस, 200 क्लासेस, भाई इतनी तो यूपीएससी के अंदर नहीं क्लासेस होती हैं जितनी ये लोग यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए बना डालते हैं। तो इस चक्कर में मत फंसना पेड कोर्सेज, इससे अच्छा आप ऐसे ही तैयारी करो। एआई का ज़माना है, आप उसकी भी हेल्प लेके करो। मैं तो इस बार एक एक एक्सपेरिमेंट ये किया था कि मैंने
इस तरह से चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दिए थे कि मैंने उसको थोड़ा-सा डेटा दिया था कि इस तरह से पीवाईक्यू आते हैं यूजीसी नेट के अंदर मेरे सब्जेक्ट के अंदर, तो मुझे बना के दो, प्रैक्टिस कराओ इस यूनिट की, और उसने सच में बहुत बढ़िया किया था। नॉर्मल जो मैंने टेस्ट सीरीज़ ली थी, एक एक हिंदी साहित्य के अंदर एक मैम थी, उनका टेस्ट सीरीज़ लिया था, ठीक है? जस्ट प्रैक्टिस करने के लिए कि चलो देखते हैं अपना क्या लेवल है। इतना बेकार वो टेस्ट सीरीज़ गया कि इससे अच्छा मुझे जो मेरा फ्री का चैट जीपीटी था, वो अच्छा क्वेश्चन बना के दे रहा था। तो मेरी एक यही एडवाइस रहेगी आपको कि पेड कोर्सेज़ के चक्कर में मत पड़ना आप लोग। इसके करता आप खुद ही थोड़ा-सा रिसर्च करो, आपको तैयारी करने का तरीका पता चल जाएगा। फिर इसके बाद है कि इसी से जुड़ा हुआ है, जैसे पेड कोर्सेज़ है, उसी से जुड़ा हुआ एक गलती व्यक्ति अपनी तैयारी के दौरान ये भी करते हैं कि गलत टीचर को पकड़ लेना, ठीक है? आप चाहे यूट्यूब से पढ़ रहे हो, चाहे आप पर्सनल ऑफलाइन पढ़ रहे हो, या फिर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, अगर आप गलत टीचर की संगत में आ गए हो तो वो आपको बर्बाद कर ही देगा, ठीक है? आपकी तैयारी के अंदर बहुत बड़ी रुकावट वो टीचर ही है, ठीक है? एक तो वो आपको अलग तरीके से सोचने नहीं देगा, क्योंकि वो उसके कोर्सेस आपने ले रखे हैं, या फिर यूट्यूब से आप पढ़ रहे हो, उसी को फॉलो करते हो, तो उसका एक अपना पढ़ाने का तरीका है। वो आपको आउट ऑफ बॉक्स सोचने नहीं देगा, ठीक है? मतलब एक हमारा भी ह्यूमन नेचर ये होता है कि जब हम किसी टीचर के आसपास रहते हैं ना, तो फिर हमें ये लगता है ये जिस तरह से पढ़ा रहा है ना, इसी तरह से पढ़ना चाहिए, इसके अलावा और कोई तरीके से नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी गलती है। आपको है ना, टीचर का चुनाव भी बहुत सोच समझ के करना है। आपको ढंग से देखना है कि सच में ये व्यक्ति टीचर बनने योग्य है, आप मतलब ये लायकात रखता है कि नहीं रखता है। आपको उसका लेवल चेक करना चाहिए, ठीक है? मैं तो कहता हूँ अगर वो व्यक्ति अगर यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए पढ़ा रहा है, तो उसका खुद का भी पहले तो इस सब्जेक्ट के अंदर क्लियर रहे। ये एक छोटी सी एलिजिबिलिटी है, ऐसा मैं ज़रूरी नहीं समझता कि होना ही चाहिए, पर एक होना चाहिए। उस व्यक्ति ने भी क्लियर किया है, तो उसको अनुभव होगा कि किस तरह से एग्ज़ाम होता है, उसी से पढ़ो। फिर उसका मतलब पढ़ाने का तरीका अच्छा होना चाहिए, ठीक है? उसका ये गोल नहीं होना चाहिए कि भाई बहुत सारे बच्चे इकट्ठे करने हैं और कोर्सेज़ बेचने हैं, ये पर्पज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है? एक सही केंद्र होना चाहिए, ठीक है? उसकी नीयत सही होनी चाहिए। ऐसे टीचर को ही आप चुनो, नहीं तो गलत टीचर की संगत में रहोगे तो आपका जेआरएफ रुकेगा। और आप किसी ना किसी टीचर से पक्का कनेक्टेड होंगे ही, ठीक है? चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से हो, या फिर आप किसी ऑफलाइन जुड़े हो, या फिर ऑनलाइन जुड़े हो किसी से, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। हाँ, फिर एक लास्ट जो मैं पॉइंट है, ठीक है? ये वैसे कोई ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट नहीं है, पर सच में अगर ओवरऑल देखा जाए ना, इन मैंने जो 9 पॉइंट डिस्कस किए, जो मैंने 9 गलतियाँ देखी हैं, उनमें से ये लास्ट गलती मुझे ये लगती है कि इन सारी गलतियों का एक मेन सार है, ठीक है? अगर ये भी हो रही है तो समझ लो ये बाकी की तो अ, होंगी ही होंगी आपकी। वो ये है कि आप इस एग्ज़ाम के अंदर आए हो, ठीक है? तो सच में एक चीज़ खुद से पूछना कि कुछ मतलब ऐसे ही आ गए हो कि हाँ, थोड़ा बहुत इस एग्ज़ाम को लेकर प्रेम भी है आपके अंदर, ठीक है? मतलब तैयारी अगर कर रहे हो तो तैयारी करने का मन मतलब ऐसे ही प्रेशर के रूप में करते हो कि हाँ, थोड़ा बहुत प्रेम भी जगता है आपको इस तैयारी को लेकर, इस एग्ज़ाम को लेकर। क्या आपको सच में आगे चल के एक रिसर्च स्कॉलर बनना है? रिसर्च के अंदर आपको कुछ योगदान देना है, या फिर एक बढ़िया प्रोफेसर बन के निकलना है? अगर अंदर से आवाज़ आती है ना? वो भी एक एक सही केंद्र से, सही नीयत से आती है, ठीक है? तो सच में आपको मतलब आपके अंदर उस इस एग्ज़ाम को लेकर है ना प्रेम ज़रूर होगा ही होगा, ठीक है? और जब हम किसी चीज़ को लेकर हमारे अंदर प्रेम होता है, तो फिर आलस, या फिर हमें ये काम करते हुए बोर फील हो रहा है, ये सब चीज़ें उतनी नहीं आएँगी। आपका फ़ोकस अच्छा रहेगा, आपका कंसंट्रेशन अच्छा रहेगा, ठीक है? आपकी कंसिस्टेंसी अच्छी रहेगी। तो लव को लाना, ठीक है? प्रेम को लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ये नहीं करना है कि एकदम मरे हुए मन से तैयारी कर रहे हो। मरे हुए मन से अगर तैयारी करोगे तो नहीं हो सकता है। क्योंकि ये चीज़ मैंने इस बार सोची थी। मैं 1-2 साल से जब 1-2 अटेम्प्ट दे चुका था, तो मैं सोच रहा था कि कहाँ क्या दिक्कत हो रही है। बस ऐसे ही खुद से सवाल किए, चीज़ें पूछी कि सच में अगर
करना है तो फिर प्रायोरिटी इसको देनी पड़ेगी, ठीक है? क्योंकि कोई चीज़ किसी चीज़ से आप प्रेम करते हो तो प्रायोरिटी फिर उस चीज़ को देनी चाहिए ना आपको, ना कि आप किसी और चीज़ को प्रायोरिटी दे रहे हो। तो जैसे मैं स्कूल पढ़ाता था, तो मेरा स्कूल पढ़ाना, फिर उसके बाद अगर कहीं ट्यूशन भी है तो वो पढ़ाना, है ना? और मेरे साथ में मेरा एमए और बीएड चल रहा था, तो उसकी एग्ज़ाम की तैयारी करना, फिर उसके बाद इसकी तैयारी करना, तो मतलब नहीं हो पा रहा था उतना। तो मुझे ये लग रहा था कि मैं किस चीज़ को प्रायोरिटी दे रहा हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। तो मुझे ये सच में चाहिए, मुझे आगे चल के असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, पीएचडी स्कॉलर बनना है, या फिर जो भी इसके तरफ अगर मुझे जाना है, तो मुझे सच में इसे थोड़ा-सा आगे रखना पड़ेगा ना। यही एक सही प्रेम की निशानी होगी कि आप उसे आगे रख रहे हो, प्रायोरिटी उसको दे रहे हो। तो फिर मैंने जब सोचा कि इस बार एक काम ये करते हैं, जैसे दिसंबर वाला जो मेरा एग्ज़ाम था, तो उसके अंदर मैंने ये किया कि मैंने अपनी स्कूल वाली जॉब से थोड़ा 2 महीने के लिए रेस्ट ले लिया, और बस थोड़ा स्कूल से जब रेस्ट मिला तो मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। तो उस दौरान मैंने थोड़ा ढंग से तैयारी की थी, और है ना, फिर तैयारी का रिज़ल्ट भी दिखा मुझे। तो यही मैं कहूँगा कि अगर सच में जीआरएफ लेना है, आगे चल के असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है आपको, थोड़ा साफ नज़र से आपको, है ना, प्रेम के द्वारा आपको तैयारी के अंदर उतरना पड़ेगा। तब आपको सच में कुछ अलग दिखेगा तैयारी के अंदर। नहीं तो फिर एक घिसे-पिटे तरीके से तैयारी तो एक भीड़ कर ही रही है, और उस भीड़ के मतलब तले आप भी हो, आप भी चल ही रहे हो। तो तैयारी के अंदर आपको लव को ऐड करना पड़ेगा, प्रेम को ऐड करना पड़ेगा। तब आपको तैयारी करने का एक और मतलब तरीका पता चलेगा, ठीक है? एक बार ये प्रैक्टिस करके देखना, धीरे-धीरे चीज़ें समझ में आएँगी आपको। तो मैंने जो 10 मिस्टेक मतलब डिस्कस की हैं, मेरे हिसाब से आपको इससे कुछ न कुछ मतलब फ़ायदा मिलेगा। आप इन चीज़ों को आपकी तैयारी में ऐड करना, और मुझे बताना अगर आपको इससे कुछ भी फ़ायदा मिले या फिर आपकी तैयारी के अंदर कुछ प्रभाव दिखे, तो वीडियो के नीचे आके कमेंट ज़रूर करना, ठीक है? और आपको अगर तैयारी के दौरान कोई समस्या आ रही है, कोई भी चीज़ का डाउट हो, तो उसको भी लेकर आप कमेंट करना। मैं पर्सनली ज़रूर उस कमेंट का आंसर देने की कोशिश करूँगा। और यूजीसी नेट से रिलेटेड और भी कुछ और ज़रूरी टॉपिक में वीडियोस ज़रूर लाता रहूँगा, ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।